की कोशिश करेंगे कौन किस पार्टी से आ सकता है, और साथ ही साथ जो सवाल हमने आपसे कुछ देर पहले ये किया था कि धारा 370 और इसके हवाले से आर्टिकल धारा 370 और साथ ही साथ स्टेटहुड के हवाले से हमने देखा है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। और क्या ये माना जाए कि इस पर कांग्रेस, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है? क्या इस हवाले से कुछ कांग्रेस की तरफ से पहले से ऐलान किया गया है, या फिर उम्मीदवारों के चयन पर क्या कुछ चहमगोइयां चल रही हैं? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुख कर लेते हैं सबसे पहले जावेद हसन बेग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बाई इलेक्शंस 11 नवंबर को होंगे। बडगाम की सीट की अगर बात करें और साथ ही साथ नगरोटा की सीट की बात करें, तो क्या आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है? देखें, हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुंतज़िर थे और हमें ये महसूस होता है कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसका हम खैर मकदम करते हैं। और अब हमारी जो पार्टी है फारूक साहब की क़यादत में बैठेगी और फैसले करेगी कि बडगाम में कौन सा नुमाइंदा होगा, और इसी तरह नगरोटा के हवाले से भी जो वो मुनासिब फैसला करेंगे वो सामने आ जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ अब राज्यसभा के इलेक्शंस भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो लिहाजा ये इलेक्शंस जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों की वजाहत कर देंगे आने वाले वक्त में। जी। हमारी पार्टी जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है उसके लिए तैयार है। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये कोई हवा में झूलता हुआ कोई झूला नहीं है। हमारी एक तारीख है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 1931 से हमारी तारीख है। जम्मू कश्मीर के घर घर तक हमारी रूट्स है। सो इलेक्शन के लिए तैयार होना आप देख लेंगे। जब इलेक्शन होगा तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीन पर सिर्फ नज़र नहीं आएगी बल्कि एक मजबूत दावेदार की सूरत में आपको नज़र आएगी। 11 नवंबर को पोलिंग होनी है और जाहिर आप कह रहे हैं कि हम तो मुंतजिर थे, तो इसका मतलब ये है कि इंतज़ार की घड़ी थी, तो आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होगी, भले ही अभी आप उसको हतमी शक्ल नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल काज़मी साहब, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त ऐलान के बाद सुहेल काज़मी साहब, सियासी पारा तो हाई होगा ही। बडगाम और नगरोटा सीट पर सियासी समीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो वेलकम स्टेप है कि देर आए दुरुस्त आए, फाइनली डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। दूसरा ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस कश्मकश में जम्मू कश्मीर में चल रही है और जिस तरह की कैबिनेट का ड्यूल पावर सिस्टम पे काम हो रहा है, तो बहुत सी चीजों की बहुत सी अंदेशे सब पॉलिटिकल पार्टीज और सारे पॉलिटिकल लोग जो है वो लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए, अनाउंसमेंट हो गई है। तो नगरोटा में एक तो बिल्कुल सबीर जी ने ठीक कहा कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी कंटेंटर है, लेकिन बीजेपी में और भी बड़े कंटेंटर हैं नगरोटा से इलेक्शन लड़ने में। जुगल किशोर जो एमपी हैं, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और भी एक दो लोग हैं जो नगरोटा से, निर्मल सिंह, क्योंकि वो वहीं अब बस चुके हैं तो वो कहते हैं मेरा भी हक है यहाँ से इलेक्शन लड़ना। लेकिन यह है कि अब आने वाला वक्त बताएगा जब नाम अनाउंस हो जाएंगे और इनके नामांकन पत्र जब भरे जाएंगे। उसी तरह मुझे लगता नहीं है कि अब अलायंस पे ये रहेंगे। अब वो अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस भी सोच रही है कि उसको कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। हरीशदेव सिंह तो पैंथर पार्टी से पहले ही मन बना चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नामों का मंथन कर रही है। जैसे बडगाम की सीट है तो मुझे लगता है जितनी अच्छी ट्यूनिंग उमर अब्दुल्ला और वहां के सिटिंग एमपी की होगी, क्योंकि वो सीट पे उनका बहुत बड़ा असर है, दबाव है, तो मैं समझता हूँ अगर ज्वाइंट कैंडिडेट उनकी सहमति से कोई आता है तो इलेक्शन जो है वो जीत सकता है। और इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि किसी दूसरे तीसरे को फायदा होगा। और जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह के लोग खुश हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करना चाहती है। बडगाम में तो लोग नाराज हैं। जी, बडगाम में तो लोग नाराज हैं। नहीं, नाराजगी तो है। देखिए, अगर नासिर असलम वानी को ये सीट देते हैं तो फिर नाराजगी बनी रहेगी, या उमर साहब अपने बेटे को सीट दे देंगे तो नाराजगी और बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा कैंडिडेट होगा बडगाम के लिए जो एक अच्छी चॉइस नाराजगी लगता है एक ही शक्ल में दूर हो सकती है कि वो आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का कोई पसंदीदा कैंडिडेट हो। क्या ये वही तो मैं भी तो वही मैम कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो चाहता हो उमर अब्दुल्ला का भी और आगा रूहुल्लाह का भी, तो वो अच्छा, क्या आपका सियासी चश्मा ये बात भी देख सकता है कि कई बार हमने देखा है कि एमपी सीट छोड़ देते हैं विधायकी लड़ने के लिए, एमएलए की लड़ाई के लिए? क्या ऐसा संभव है, मुमकिन है? क्या आपको लगता है कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एमपी
का एक अपना रोल होता है और एमएलए का अपना होता है, वो दबदबा बना हुआ है। वहां से वो इलेक्शन जीते हुए, बड़ी छोटी उम्र में वो 96 में इलेक्शन जीते थे और बड़े छोटे उम्र में वो मिनिस्टर भी बने थे फारूक साहब की क़यादत पे। मुझे लगता है अभी वो दबदबा है और लोग उनको लाइक करते हैं और उनकी नीतियों को, उनकी जो बात करने तो क्या कुछ काबिले कुछ तारीफ रहा है टसल तो पिछले नहीं एक देखते? दो क्योंकि सालों से आम जो भी आपने क्योंकि अक्सर और बेशतर ये देखने को मिलता है सोहेल काज़मी साहब कि आगा रुहुल्ला मेहदी पार्टी लाइन के मुखालिफ बयान देते हैं। हालांकि पिछले एक दो बयान को छोड़कर, उससे पहले की बात मैं कर रही हूँ, क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी को मना लेगी या उनके पसंदीदा उम्मीदवार पर मुहर लगा सकती है, या अनबन अगर होती है तो इतना तो पता है, इतना तो सभी को मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा, तो इस अनबन को बनाने के लिए क्या कुछ करेगी? मैं चाहती हूं कि जावेद बेग साहब से मैं सवाल करूं। जावेद बेग साहब शायद नहीं है हमारे साथ इस वक्त। जावेद बेग साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है सर। क्या ये देखिए, अब बात यही हो रही है, आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी और उमर अब्दुल्ला, ये जो बीच में दोनों की दूरियां हैं, कभी दूरियां दिखाई देती हैं, कभी नजदीकियां दिखाई देती हैं, लेकिन ज्यादातर दूरियां रहती हैं। तो क्या ये टसल आप एक दूसरे को समझा पाएंगे? क्या कैसे होगा? क्या किस उम्मीदवार पर आपका दोनों की चहीते हों, एक ऐसा उम्मीदवार हो जो दोनों की पसंदीदा हो, दोनों को पसंद आए, ऐसा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए जी, ये मेरी स्टेटमेंट आप और रिकॉर्ड रख लेना। हाँ। ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो लोग ये समझते हैं कि उमर साहब और रुहुल्ला साहब के दरमियान कोई इस तरह के इख्तिलाफात हैं जो मुखालिफ सिमत में जाते हो, तो इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि उमर साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत चला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो करना भी चाहें कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे मनसब पर बैठे हुए हैं। इसी तरह रुहुल्ला साहब की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। ये उस तरह के इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर की जो एक डेमोक्रेसी और जो एक स्पेस प्रोवाइड करती है, वो डेमोक्रेसी दो टॉवरिंग फिगर्स को बात रखने का, तो अपने अपने अंदाज से बात रखते हैं। आने वाला जो इलेक्शन है, इसमें जो भी कैंडिडेट होगा वो उस कोर ग्रुप का फैसला होगा, जिसमें रुहुल्ला साहब भी हैं और उमर साहब भी हैं और फारूक साहब जिसकी क़यादत करेंगे। तो आप जब देखेंगे, जब ये इलेक्शन होगा, तो उमर अब्दुल्ला साहब ये जिम्मेदारी हमारे जो सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रुहुल्ला, उनके कांधों पर होगी कि वो वहाँ से इलेक्शन को इंश्योर करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और ये बात आप रिकॉर्ड में रख लेना कि इख्तिलाफात इस नवैयत के नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब और वो उनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है, वो बिल्कुल उनके करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन एक इंटरनल डेमोक्रेसी जो स्पेस प्रोवाइड करती है, ये जो देती है इस तरह के टावरिंग लीडर्स को, उस तरह की बातें मंजर आम पर आती हैं और दोनों पार्टी के लिए और जम्मू और कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा ये चीजें जो इस वक्त आपको बाहर से नजर आती हैं, मैं अंदर का आदमी हूँ, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट होगा, तो जो नजर आता वो है नहीं वाकई में। हाँ, वो उस तरह का नहीं होता। ये उस लेवल की नफरत नहीं है, ये इख्तिलाफात हैं। ये इख्तिलाफात हो सकते हैं, चीजों को देखने और बयान करने के अंदाज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए हम सब एक हैं। तो क्या कैसा उम्मीदवार होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ तो सोच रखा होगा ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कोर ग्रुप बैठेगा आने वाले वक्त में, आप देखेंगे, और उसमें रुहुल्ला साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे और मुझे यकीन है वही अनाउंस करेंगे कैंडिडेट। आप देख लेना। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिएगा सर। समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नगरोटा सीट के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी पार्टियां, जैसे देखिए कांग्रेस का भी जिक्र हो रहा है समीर कि वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस पर कांग्रेस की तरफ से कौन सा ऐसा फेस है जिस पर भरोसा जताया जा सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खास तौर पर बात करें, वो जावेद साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि जावेद साहब भी अपनी राय रखें कि यहाँ पर वो क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह के उम्मीदवार को ढूंढ रहे होंगे, या फिर उन्होंने तय कर लिया होगा। समीर, देखिए, कांग्रेस के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। प्रॉब्लम उनकी ये है कि इस वक्त कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि पार्टी कई दिनों से लगातार मेहनत भी कर रही है स्टेटहुड के इशू पे, खासकर ज़्यादातर पार्टी सिग्नेचर कैंपेन, रोड्स पर आना, दिल्ली जाना या बाकी चीज़ें कर रही है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कांग्रेस का इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। बीजेपी 2008 से लगातार जम्मू रीजन में मजबूत रही है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं जहाँ जम्मू
जम्मू डिस्ट्रिक्ट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती है। अब अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो पार्टी कौन से कैंडिडेट को उतारती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि जिसको हम देखें कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि रमन बला की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं। रमन बला यहाँ से चुनाव कभी नहीं लड़े हैं। इसी तरह ताराचंद की है, वो नगरोटा अखनूर से चुनाव लड़ते हैं, वो भी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि नगरोटा में पार्टी को कोई दमदार नेता नहीं है। अब अगर यहाँ जम्मू से अगर देखें तो मूलाराम है, योगेश सानी है, जो कि बड़े नेता हैं, उन पर किस्मत आजमाई हो सकती है। लेकिन पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई टाई अप होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये जो नगरोटा की सीट है उस पर 2024 में एनसी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया था। इसके साथ साथ 5 और सीटें थी जम्मू कश्मीर में जहाँ पे टाई अप नहीं हुआ, तो नगरोटा भी उसमें एक थी। लेकिन फिलहाल अब नगरोटा की सीट की अगर हम बात करें तो हर्षदेव अगर फ्रेम में आते हैं, हर्षदेव सिंह, उनका भी अगर कुछ डेंट वो करते हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रॉब्लम होगी। अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट उठता है तो वो भी बीजेपी को फायदा देगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर खुद चुनाव लड़ती है तो वो चाहेगी कि ना तो हर्षदेव सिंह वहां से चुनाव लड़े, ना ही कोई कांग्रेस का कोई उम्मीदवार वहां से उठे, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इसको लेकर क्या लगता है कि कुछ बातचीत आने वाले दिनों में ये बिल्कुल बातचीत होगी, इस पर बातचीत मंथन होगा और कुछ दिनों में मुझे लगता है 2-4 दिनों में तस्वीर भी साफ होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी चाहेगी कि कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वो डिफीट कल उनको मिले और फिर एक गलत उनका यहाँ पे एक चीज नोशन चला जाए। वो भी चाहेगी कि अगर वो विनिंग कैपेसिटी में है तब वो नगरोटा की सीट बिल्कुल। जावेद साहब से इसका आंसर चाहेंगे। जावेद साहब, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही होगी। इंडिया ब्लॉक का आप हिस्सा हैं, आप लोगों का सबकी एक ही मंशा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए, जो बाई इलेक्शन हो रहा है नगरोटा और बडगाम की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से कुछ बातें आप शुरू करेंगे बात करने के लिए कि हम इत्तेहाद में लड़ें? जाहिर सी बात है कि जो फारूक साहब हैं वो इस वक्त जो फारूक साहब की लीडरशिप है उसमें कांग्रेस भी काम कर रही है, उसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काम कर रही है। जो भी फैसले होंगे वो मुशावरत से होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बडगाम की सीट है इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा। क्योंकि तो इसका मतलब है नगरोटा पे कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार के हवाले से कुछ बात करती है तो आप राजी हो जाएंगे? जो भी फैसला फारूक साहब का होगा वो सबको काबिल कबूल होगा। तो आप ये कहना ये चाह रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के इस मंच से कि हमारा बडगाम से तो हमारा ही कैंडिडेट होगा, हम बात करेंगे कांग्रेस से, लेकिन हम ये पहले ही जाहिर कर दे रहे हैं कि बडगाम पर किसी की दाल नहीं गलने वाली। नहीं, बडगाम पे तो सवाल पैदा नहीं होता है। मुझे नजर ही नहीं आती, क्योंकि वहां से उमर साहब ने इलेक्शन जीता था। और ये वो सीट है जहां से हमारे ऑनरेबल रूहुल्लाह साहब की ये सीट है, इस पे कैसे कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपने पूरा क्लियर कर दिया है। आर एस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया साहब, काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था। 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नहीं, बने रहिए हसन साहब हमारे साथ, आपको बने रहिए आप हमारे साथ, हमारी डिबेट अभी चल रही है। आयुष पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हम इंतजार में थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नगरोटा और खासकर बडगाम की अगर बात करें तो बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? क्या कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट उम्मीदवार ढूंढने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? बडगाम सीट की बात कर रही हूं पठानिया साहब। सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, खैर मकदम सबको। इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव की घोषणा की है नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों की। सबसे पहले तो नगरोटा की बात करें, मैं बाय को इंसिडेंस आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया, तो नगरोटा का मैं इंचार्ज भी, पार्टी की ओर से प्रभारी भी हूँ। नगरोटा में अपना आना जाना लगा रहता है। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं, भारी बहुमत, रिकॉर्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जीतने जा रही है। अब जहां तक दूसरी सीट बडगाम की आप बात कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त, अपने साथी विधायक जावेद साहब को सुन रहा था, लेकिन इतना जरूर आपको हिंट दे दूं, बहुत बड़ा
झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम में लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या ना करेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे मैदान में आएगा, वो एक पार्ट है। लेकिन एडवांस में आपको बोल रहा हूं, झटके के लिए कम से कम आप ब्रेस्ड रहें। कैसा झटका? जितनी भी गारंटीज हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिट की थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, बल्कि अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक मिसलीड करके जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए थे, एक भी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी करने में नाकामयाब रही है। आप बात करें मुफ्त राशन की, मुफ्त सिलेंडर की, 1 लाख नौकरी की जी, 370 की वापसी की, या वो केस वापसी की, आप एक भी कमिटमेंट अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरी कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के लोग आपको सबसे बड़ा कल्प्रिट मानते हैं, और खासकर इन फ्लैश फ्लड्स और रेन्स के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर सरकार इस सीन से बिल्कुल गायब है। कितनी सड़कें टूटी, कितनी बिजली की पाइप्स या बिजली के खंभे या पानी की पाइप्स जी, या इरिगेशन चैनल या स्कूल या अस्पताल डैमेज हुआ, आपको कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि भारत सरकार को कोसना, भारत सरकार को एक नया विषय बनाना, ड्यूअल कंट्रोल का एक नया एक ढोंग रचाना, और सिवाय इसके कि वो कहते हैं ना, वो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया वाली शोर मचाना। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड्स एक्सपोज्ड before the people of Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are going to vote in a historic way. I hope both these seats will be out of the National Conference kitty. Nagrota seat will be in the kitty of Bharatiya Janata Party with a comfortable margin. और बडगाम में भी मैंने कहा बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा। तो कौन देगा झटका? यही मैं पूछ रही थी। आप देखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जावेद साहब, थोड़े दिन की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट पर जिस पर कांग्रेस से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप क्लियर कट करते हुए अभी कुछ देर पहले नजर आए, उस सीट पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमएलए, कि आपको बड़ा झटका मिलेगा। क्या है अंदर की रिपोर्ट? मेरी अंदर की रिपोर्ट यह है कि मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, मैं चीजें भूलता नहीं हूँ। मैं पठानिया साहब को कहता हूं कि वो जो इस वक्त हमारी इनकी मरकज की हुकूमत है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था आप लोगों ने लोगों के साथ, 1 करोड़ नौकरियों का, उसके बारे में आपको बात कर लेनी चाहिए थी। आपकी तो पूरे मुल्क में हुकूमत है, जो फैसला करना चाहें कर सकते हैं और कोई रुकावट नहीं होगी, सब फॉल इन लाइन करेंगे। तो 1 करोड़ को छोड़े 85 लाख बता दें कौन से आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, और किन लोगों को 50 करोड़ के बजाय 50 लाख ही बता दें कौन से लगाए हैं। इसी तरह वो 15-15 लाख रुपया जो बैंक अकाउंट में जाने वाला था, जो ब्लैक मनी वापस आने वाला था, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं इनको कह दूं कि जब आप दूसरे पे 1 उंगली उठाते हैं तो आपकी तरफ 4 उंगलियां उठेंगी। मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि ये इस वक्त हमारा मुल्क और हमारी जो रियासत है एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रही है। ऐसी चीप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लोग फैसला करेंगे। हमने लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है उसकी बुनियाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की उस कमिटमेंट पर है जो उन्होंने हमारे साथ की है और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ की है कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कहा हम स्टेटहुड बहाल करेंगे, हम इंतजार में हैं कि वो ये वादा भी पूरा करेंगे, हम उनके अपने लोग हैं। और जब ये वादा पूरा हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि जो इख्तियारात मुंतकिल होंगे जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, उसके बाद हमारी एक जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हम यहाँ हमने लोगों के साथ कमिटमेंट्स की हैं उसमें हम मरकज की मदद से जितना भी पूरी करना चाहें करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो पूरा करें। तो डुअल पावर निजाम के चलते जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई है अवाम की, क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ? क्योंकि अक्सर बेशतर आप ये इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मैं अर्ज आपकी खिदमत में करता हूं कि हमारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। वी आर नॉट पिटेड अगेंस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम मुल्क की हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमने कमिटमेंट्स की हैं, हमारा जब नेशनल स्टेटहुड हमारा बहाल हो जाएगा उसके बाद हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाएंगे, एक आलीशान उनका इस्तेमाल करेंगे और आप यकीन रखेंगे कि जो हमने कमिटमेंट्स की हैं उसमें मरकजी हुकूमत हमारे साथ खड़ी होगी और ये कमिटमेंट्स पूरी हो जाएंगी। हम ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पिछले चुनाव के मुकाबले आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है, पठानिया इंक्लूडिंग पठानिया साहब, ये लोग हमको और मुल्क को अलग
देखते हैं। ये अच्छा। इनमें और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। ये बदकिस्मती की बात है। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हुकूमत यहाँ की हो या मरकज की हो। अच्छा, बीजेपी आप लोगों को अलग निगाह से देखती है, आप कहने का जम्मू मतलब है। कश्मीर ये लोकल बीजेपी वाले मुल्की सतह पर वो छोटे लोग नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कोई छोटे आदमी नहीं है कि ठीक वो है। इनकी बातों पर सुनेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ कोई हाँ। गलत रवैया करेंगे। जी, ठीक है सुहेल काजमी साहब, आपने सभी की बातें सुनी। मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगी, ये पूछना चाहती हूँ, आरिफ पठानिया साहब कुछ कहना चाहते हैं आप इंक्लूड करिए, फिर उसके बाद सुहेल काजमी साहब से मैं लास्ट कमेंट लूंगी। जी, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं जावेद हसन बेग साहब, थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर जाके लेफ्ट राइट करने की बात की है। जावेद साहब, जो भी जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ दशकों में देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मिसमैनेजमेंट, डिसमैनेजमेंट, लूट खसूट, और अपने आप में एक रोल मॉडल होगा। दुनिया के किसी कोने में इतना लूट खसूट नहीं मचा होगा जितना जम्मू कश्मीर में मचा है। अब वो दूसरी बात है, आप हमारे मित्र हैं, आपके साथ क्या डिबेट कर रहे हो, क्या डिस्कशन, नहीं, लेकिन ये इफ यू जो डोंट है, वांट टू ये एक आउन इट, serious- आप उसे आउन आपने नहीं, एक serious- आप उसे आउन नहीं आपने करना एक चाहते serious- हैं। मैं आपने सिलेक्शंस में लूट मचाई, मैं आपने उम्मीद कॉन्ट्रैक्टरशिप्स में यहाँ पे कि जो लूट आपने मचाई, statement दी आपने है, कहा हमें इसका दिल्ली evidence सरकार आप दे, produce एड देती रहे, हम उसका हिसाब आप किसी इसका को नहीं evidence दे। लेके और आएंगे। आज फिर बहुत बड़ा झूठ आप आपने इसका 2024 evidence में लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बोल के, जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट नहीं है, आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक दिल्ली की बात कहे, मैं फिर विनम्रता से बोलूं कि कम से कम अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दिल्ली में और देश में नैरेटिव क्या है और माइंडसेट क्या है। आप एक मन बना लेंगे कि वो नवाई सूबा या वो लालचौक के आगे पीछे बैठ के दिल्ली के एक नैरेटिव को आप समझ पाएंगे। देश में एक अलग प्रवाह है, देश में एक अलग एक माहौल है, देश में एक अलग सेंटिमेंट है। उस सेंटिमेंट को आप समझें और हम लाइन पे आ जाए, जम्मू कश्मीर का भला हो जाएगा। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजा, एक दाग में भेजा है। काजमी साहब, Majority जल्दी से मैं power आपसे आपके साथ समझना है। चाहती हूँ कि ये पिछले dual power, इलेक्शन dual से power ये की बाई बात पे इलेक्शन इसके कितना मुख्तलिफ रहने वाला है, ज़्यादा बहुत देर आप जल्दी, सुन पाएंगे टाइम इसके नहीं है। पीछे। आरिफ पठानिया साहब की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी से। ये जो इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये ऐसा मैच होगा जो फ्रेंडली भी दिखेगा और बिल्कुल अनफ्रेंडली भी दिखेगा। लेट्स अच्छा। होप फॉर द डेज कि कैसा इलेक्शन रहेगा, लेकिन ये ठीक है। उतना आसान नहीं है जितना आसान दोनों पार्टी समझ रही है। अब बेग ठीक है, साहब कह रहे हैं कि नहीं, जितना प्राइम आसान मिनिस्टर के पार्टियां साथ समझ है। रही हैं, ये बाई इलेक्शन उतना आसान नहीं रहने वाला, ये कहना है सियासी चश्मे से सुहेल काजमी साहब का। बहुत शुक्रिया आप सबका। आरिफ पठानिया साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया, समीर हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने दोनों सीट के हवाले से जानकारियां दी, और सुहेल काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने।